क्वेश्चन नंबर 81, एक्सप्रेसवेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग कंजेस्टेड सिटीज़, नहीं, रॉन्ग है। मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर्स के अलॉन्ग हम एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्टेड करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 82, फर्स्ट पार्टी ऑडिट फॉर द प्रोजेक्ट इज़ कंडक्टेड बाय। तो जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट है वो फर्स्ट पार्टी ऑडिट को हम और क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट। और ये इंटरनल ऑडिट क्या कराता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद करवाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑडिट करवा लेता है उसके बाद में वो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाता है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो या फिर कोई एक रेप्यूटेड फर्म हो, तो दैट इज़ नोन एज इंटरनल ऑडिट और फर्स्ट पार्टी ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 83, indirect cost of the project is project overheads, ओके, प्लस लेबर कॉस्ट प्लस इक्विपमेंट कॉस्ट। ये इक्विपमेंट कॉस्ट जो है ये नहीं होगा, क्योंकि इक्विपमेंट कॉस्ट जो है वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि हम जब रेट एनालिसिस करते हैं तो हम 3 कंपोनेंट लेते हैं, आपको पता ही होगा कि मैन, मटेरियल और इक्विपमेंट्स। ठीक है, मशीनरी कह सकते हैं हम, ये 3 कंपोनेंट्स लेते हैं। तो इक्विपमेंट जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड है लेबर कॉस्ट प्लस सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट भी क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 है कॉमन वर्कमैन कॉस्ट प्लस कंटेंजेंसी। ठीक है, जो कंटेंजेंसी है वो भी एस्टिमेट का ही पार्ट है, यानी कि ये डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा। जो कंटिजेंसी है वो हम लेते हैं 5% कंटिजेंसी ली हमने। ठीक है, ये कंटिजेंसी हम लेते हैं कि अनफोर्सीन थिंग्स कोई हैपनिंग होती है तो उसको, उस अमाउंट को कवर करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए हम कंटिजेंसी लेते हैं, जो कि एक एस्टिमेट का पार्ट है। 5% हम लेते हैं कि अगर हमारा एस्टिमेट 1 करोड़ तक है। ठीक है, अगर 1 करोड़ के ऊपर हमारा अगर जाता है तो फिर हम 3% कंटिजेंसी लेंगे। कितनी लेंगे, 3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन 4 क्या है, प्रोजेक्ट ओवरहेड हम लेंगे और कॉमन वर्कमैन कॉस्ट लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, 84, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल टू डू अ जॉब एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। हमारे पास टाइम अवेलेबल इतना है और हमें चाहिए कितना, हमें रिक्वायर्ड कितना है वो है, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, द बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ व्हाट कंपनी ओन्स एंड व्हाट कंपनी ओएज। ओके, बैलेंस शीट में आपका सब कुछ आ जाता है, आपके पास इक्विपमेंट कितने हैं, आपका प्रॉफिट कितना को है, कितना लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है इक्विपमेंट का। तो इन चीज़ों को सबको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए समरी ऑफ व्हाट कंपनी ओन्स एंड व्हाट कंपनी ओएज। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 86, द टेक्सचर ऑफ द सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन का टेक्सचर कैसा होता है, क्लास्टिक। ठीक है, आपको सैंडस्टोन जो है वो एक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि सीमेंटेशन एंड सॉलिडिफिकेशंस ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल से बना हुआ है। दैट इज नोन एज सेडिमेंट सैंडस्टोन, एंड सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका टेक्सचर कैसा होता है, क्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 87, रेडियल स्प्लिट्स इन द टिम्बर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बार्क एंड नैरोइंग टुवर्ड्स द पिथ। ठीक है, ये हमारा टिम्बर था, दिस इज नोन एज पिथ एंड दिस इज नोन एज बार्क।
अगर हमारा रेडियल स्प्लिट्स बार्क से पिथ की ओर आ रहा है, सो दैट इज़ नोन एज स्टार शेक। और अगर ये पिथ से बार्क की ओर जाता, अगर पिथ टुवार्ड्स बार्क की ओर जाता, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाता, हर्ट शेक। तो आपको याद रखना है कि अगर रेडियल स्प्लिट्स ओरिजिनेटेड होते हैं बार्क से लेके टुवर्ड्स द पिथ, अगर बार्क से वो पिथ की ओर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज नोन एज स्टार शेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, इन पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम क्लोराइड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। कैल्शियम क्लोराइड हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। सो कैल्शियम क्लोराइड इज व्हाट, एसिलेटर। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एसिलेटर है। एसिलेटर क्या करेगा, हमारा जल्दी जल्दी रिएक्शंस करवाएगा, यानी कि वो सेटिंग टाइम्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूसिंग द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो जैसे ही सेटिंग टाइम कम हो जाएगा हमारा, तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट का हो या सीमेंट का हो, उसका सॉलिडिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग इनिशियल एंड फाइनल सेट टाइम। सो कैल्शियम क्लोराइड इज एक्ट एज ए एसिलरेटर। क्वेश्चन नंबर 89, डोरमर विंडोज इज डिफाइंड एज। डोरमर विंडोज क्या होता है कि जैसे ये हमारा स्लोपिंग रूफ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप विंडो देते हो वर्टिकली, दैट इज नोन एज डोरमर विंडो। तो ऑप्शन फर्स्ट है विंडोज प्रोवाइडेड इन अ डॉर्मिटोरीज, गलत। वर्टिकल विंडोज बिल्ट इन अ स्लोपिंग साइड ऑफ pitched roof, option second is correct. Okay, so that is known as dormer window. Question number 90, which type of foundation is used for construction of school building on a black cotton soil? ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज होगा आपका, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज होगा इसमें। तो इसको, और ये स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी सॉइल, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम जनरली राफ्ट फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। तो पहला है वेल फाउंडेशन, ये हम यूज़ नहीं करते, इट इज़ यूज फॉर अ ग्रेटर डेप्थ्स। स्टेप्ड फाउंडेशन, ये भी गलत है, दिस इज़ नोन एज मैट फाउंडेशन। मैट फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज राफ्ट फाउंडेशन। ओके ओके